हाँ भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया सर। सब बढ़िया। और कल वो कुछ कवर किया? हाँ, वो डेटा टाइप्स वगैरह कवर किया। आवाज नहीं आ रहा है। चालू कर सकते हैं सर, वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में देखें आज अपन। ईडीए ईडीए ठीक है सर। चालू करते हैं। सर ये इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट कौन सा आता है सर? इंटीग्रेशन। कल एक वैकेंसी आई थी पाइथन की, तो वो पूछ रहा था इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? इंटीग्रेट करना रहता है उसको दूसरे वेब पोर्टल वगैरह पे, कैसे क्या इंटीग्रेट, डिप्लॉयमेंट वाली चीज होगी वो। इंटीग्रेट करना उसको डेटाबेस से और इन चीजों से, ये सब चीजों से, वेबसाइट से। हाँ वो एक आया था सर, उससे क्या लिखा मालूम? हम्म। हाँ इम्प्लीमेंटेशन आया था, इम्प्लीमेंट ऑल्सो हम्म। हाउ टू इम्प्लीमेंट इन एआई। हाँ, तो अपन करने वाले क्या सर? नहीं डिप्लॉयमेंट नहीं है इसमें ना। Requirement नहीं डिप्लॉयमेंट है। नहीं है, डिप्लॉयमेंट नहीं है। डिप्लॉयमेंट के लिए फिर अपन को सब दूसरा भी सीखना पड़ता है, फ्लास्क सीखना पड़ता है अच्छा और जेंगो सीखना पड़ता है। अच्छा, जेंगो पे होता है वो। हाँ, जेंगो उसके थ्रू होता है वो। और और पूछ रहा है लाइब्रेरीज सारी यूज करने आती है क्या ये सब? हाँ, लाइब्रेरी तो धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो पांडास और नंपाई सीखा अपन ने। हाँ मैं वो इसको बोला, लंबाई तक हुआ है, फिर आगे तो मेरा हुआ नहीं है। हम्म। टीसीएस की थी सर वो शायद मेरे को। अच्छा अच्छा। चलिए शुरू करते हैं अपन आज। हुआ। ठीक है, अपन बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में तीन चीजें होती हैं। पहला तो यूनिवेरिएट एनालिसिस, दूसरा बाइवेरिएट एनालिसिस और तीसरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है। यूनिवेरिएट एनालिसिस हम सिंगल वेरिएबल पे करते हैं। जैसे डेटा फ्रेम में 15 कॉलम है तो 15 कॉलम का अलग अलग यूनिवेरिएट एनालिसिस होगा, हर कॉलम का सेपरेट। समझ रहे? बाइवेरिएट एनालिसिस में दो कॉलम के बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बाइवेरिएट एनालिसिस होता है। तो दो दो के पेयर में हम उसको करते हैं। ठीक है। जैसे अपन देखें, हमारे पास ए, बी,
सी, डी और ई कॉलम है अलग अलग, ठीक है। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तो सभी का करना पड़ेगा सेपरेट। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में यदि यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं हम, तो ए का अलग करना पड़ेगा, बी का अलग करना पड़ेगा, सी का अलग करना पड़ेगा, डी का अलग और ई का अलग, है ना। बाइवेरिएट एनालिसिस की यदि मैं बात करता हूं, तो इसमें ए बी का होगा, फिर ए सी का होगा, ए डी का होगा, ए ई का होगा, फिर बी सी का होगा, बी डी का होगा और बी ई का होगा, फिर सी डी का होगा और सी ई का होगा और फिर डी ई का होगा। समझ रहे हो आप? क्यों भाई? हाँ सर, ये सबका बाइवेरिएट है। सबके साथ ना। हाँ, दो दो का पेयर का, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, फिर बी सी, बी डी, बी। फिर होता है एक मल्टीवेरिएट। ये सबका साथ में होता है, ये पूरा साथ में, ठीक है। समझ में आए? हाँ सर। अब यूनिवेरिएट एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? यूनिवेरिएट एनालिसिस इसलिए करते हैं कि जैसे मैंने बताया, एक परिवार में 8 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, सबका नेचर अलग होता है ना। तो हम हर एक वेरिएबल का नेचर को समझते हैं, ए का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, बी का कैसा है, सी का कैसा है, डी का कैसा है, ई का कैसा है। और इसके लिए हमें 3 चीजें करना रहती हैं नेचर समझने के लिए। पहली चीज, हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जानते हो क्या होता है ये? नाम सुना है सर मैंने। अरे पढ़ा होगा ना अपन ने, शुरू की क्लास में नहीं पढ़ा था? हाँ हाँ पढ़े। क्या होता है भाई? मोहसिन बताओ। मीन, मीडियन, मोड, पढ़ा ये? याद आया? और दूसरा होता हार्ड है ना, सीधा मीन मीडियन मोड बोलते थे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। वही तो देखना चाहते हैं कितना याद है कितना भूल गए। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें अपन रेंज पढ़े थे, इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़े थे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़े थे, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, है ना, एसडी, और वेरिएंस पढ़ा था। ठीक है। तीसरा होता है शेप ऑफ द डेटा, ये फिगर बनाते हैं हम लोग हिस्टोग्राम के थ्रू, इसके थ्रू हिस्टोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि वो पॉजिटिव स्क्यूड है डेटा या नॉर्मल है या नेगेटिव स्क्यूड है। पढ़ा था ये कि नहीं पढ़ा? देखिए, अपन आज बात करते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस की। पहले हम देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट फोकसेस ऑन द डिस्क्राइबिंग एंड गेनिंग मोर इनसाइट्स इनटू द डेटा एंड इट्स प्रेजेंट स्टेट। जो डेटा की प्रेजेंट स्टेट है, जो भी डेटा आपके पास है, उसके अंदर की चीजों को वो डिस्क्राइब करता है, मोर इंफॉर्मेशन निकलता है इनसाइट्स में से। इट डील्स विद व्हाट द डेटा इन इट्स करंट स्टेट, मींस अभी वो डेटा कैसा है वर्तमान में। इट मेक्स द डेटा इजियर टू अंडरस्टैंड, इससे हमें डेटा को समझने में आसानी होती है। एंड ऑल्सो गिव्स अस नॉलेज अबाउट द डेटा विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म फर्दर एनालिसिस। तो हमें उस डेटा के बारे में नॉलेज होता है जिससे हम आगे का एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को हम समझते हैं इसके थ्रू। एवरेज मेजर्स मैंने बताया
मीन मीडियन मोड एक्सेट्रा आर गुड एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, वही स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब। हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स। यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स जो है, इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स, एज द नेम सजेस्ट, हर एक वेरिएबल की अलग अलग स्टडी। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गो थ्रू द एंटायर डेटा, पूरे डेटा के साथ हम कहीं भी नहीं बात कर सकते यार हमारे पास ये वैल्यू है, ये डेटा है, आप 1000 रो को 15 कॉलम को थोड़ी हर जगह डिस्क्राइब करते बिल्कुल। तो यू वुड रेदर लाइक टू लुक फ्यू समरी पॉइंट्स, थोड़े समरी पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं उसके, विच वुड गिव एन आइडिया ओवरव्यू ऑफ द वेरिएबल बिहेवियर। वो समरी पॉइंट्स ही होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। हम इसके थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यार डेटा के हमारा रेंज ये आ रहा है, इसका मीन ये है, उससे डेटा की समझ आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपका फैसेट्स ऑफ डेटा है वो क्या है। तो सेंटर टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी और शेप। वेरिएबिलिटी वही मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं बता ही चुका हूं आपको, हम इस पे भी नहीं जाएंगे, ये सब अपन स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं शेप की। सेंटर टेंडेंसी और जो वेरिएबिलिटी हमने देखी, वेरिएबिलिटी यानी डिस्पर्सन, समरी, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो भी है। स्टेट्स गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ योर डेटा इज सेंटर्ड, आपका डेटा किस प्रकार से, जो सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताती है, आपका डेटा कहाँ केंद्रित है ना, किस पॉइंट के इर्द गिर्द है, यही होता है ना। एंड स्प्रेड बट इट, और जो वेरिएबिलिटी वो बताती किस तरह से फैला हुआ है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैला है कि पास पास है, ये दो चीजें पता चलती डेटा के बारे में। बट इट डज नॉट टेल यू हाउ फ्रिक्वेंट पर्टिकुलर वैल्यूज आर इन योर डेटा, कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार आया है डेटा में, 5 कितने बार आया है, 7 कितने बार आया है, ये नहीं बताता। या 10 से 15 के बीच की वैल्यू कितनी बार आई है, या 15 से 20 की वैल्यू ज्यादा आई है, या 10 से 15 की वैल्यू ज्यादा आई है, आ रहा है समझ। ये चीजें हमें नहीं पता चलती सेंट्रल टेंडेंसी से और वेरिएबिलिटी से। इसके लिए हम लोग शेप का उपयोग करते हैं, एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर के थ्रू देखते हैं। सो टाइप ऑफ शेप जो होते हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं इसके अंदर, एक तो वो जो शेप है उसके द्वारा हम देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक यानी कि नॉर्मल है डेटा या नहीं है, दोनों तरफ एक जैसा होना। पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नहीं है, नेगेटिव स्क्यूड है क्या, तो या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यूड होगा। तो स्क्यूड दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको मेजर करने का, ये तो शेप के थ्रू हो गया, मेजर करने के लिए भी फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस, है ना। स्क्यूनेस के फॉर्मूले से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूड है तो कितना है, नेगेटिव स्क्यूड है तो कितना है। यहाँ देखिएगा टाइप ऑफ शेप्स तीनों बताए हैं मैंने। बीच वाला जो रेड है दैट इज अ नॉर्मल डेटा, दैट इज द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी आप यहाँ से लाइन खींचेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो एक को दूसरा छिपा लेगा, है ना। सिमेट्रिक का मतलब वही होता है। तो ये सिमेट्रिक नॉर्मल डेटा है। ये लेफ्ट वाला देखेंगे ब्लू वाला, ये पॉजिटिव स्क्यूड है, इसमें शुरू में फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, बाद में कम हो जाती है हाई वैल्यू पे, ठीक है, लो वैल्यू पे ज्यादा रहती है। और ये ग्रीन वाला देखिएगा नेगेटिव स्क्यूड है, शुरू में फ्रिक्वेंसी कम होती है, बाद में बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? ओके, आगे हम देखते हैं इसी को टाइप्स ऑफ शेप्स में। तो ये हमारा एक्स स्केल है, यहाँ पर सब वैल्यू है ना। ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेंगी, राइट हैंड पे जाएंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अपना मोड है, मोड यानी जो टॉप आता है इसका, वहां पर मोड होता है, मोड यानी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये है। फिर मीडियन और फिर मीन। तो मोड, मीडियन, मीन। मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वो राइट साइड है, एक्स स्केल 0 यहाँ है, इसके बाद वैल्यू बढ़ रही है। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड, देन इट इज अ पॉजिटिव स्क्यू। इफ ऑल थ्री आर इक्वल देन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डेटा है। यदि मीन छोटा है, मीडियन बड़ा है, मोड बड़ा है मीन से, तो नेगेटिव स्क्यू। ये डिफरेंस बड़ा होना चाहिए, छोटा छोटा डिफरेंस तो नॉर्मली माना जाता है। मीन, मीडियन, मोड के बीच में यदि बड़ा डिफरेंस है तो वो स्क्यूड होगा, नहीं तो वो नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। अब विजुअलाइजिंग शेप्स को विजुअलाइज करने के लिए हम दो प्रकार के ग्राफ देखते हैं, एक तो हम हिस्टोग्राम देखते हैं और दूसरा बॉक्स प्लॉट देखते हैं। हिस्टोग्राम कंटिन्यूस डेटा के लिए होते हैं दोनों,
उसके थ्रू हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो विजुअलाइजिंग जो है वो कंटिन्यूस डेटा के थ्रू की जाती है ना, जहाँ न्यूमेरिक डेटा। तो दीज आर द सिंपल बार चार्ट्स इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा वैल्यूज इन योर डेटा। और बॉक्स प्लॉट जो होता है, दिस शोज रिलेटिव पोजीशन ऑफ द क्वार्टाइल्स इन द योर डेटा, कि आपके डेटा के कुछ पॉइंट्स के बारे में भी बताता है इंटरनल, कि भाई इनका फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, थर्ड क्वार्टाइल क्या है, मीडियन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो भी एक आइडिया मिलता है बॉक्स प्लॉट से। ओके, हिस्टोग्राम से हमें खाली मिनिमम और मैक्सिमम का भी एक करेक्ट आइडिया नहीं मिलता है, ठीक है, खाली एक फ्रीक्वेंसी पता चलती है कि कहाँ कितना है, पर ये चीजें हमें बॉक्स प्लॉट से पता नहीं चलती फ्रीक्वेंसी कहाँ कितनी है। तो आप देखें मैंने यहाँ पे हालांकि बार प्लॉट जैसा दिख रहा है, अपन इसको हिस्टोग्राम ही समझ के चलें, तो ये चिपके हुए रहते हैं बेसिकली, यहाँ थोड़ा सा गैप दे दिया है मैंने। तो इस प्रकार का यदि डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो नॉर्मल है, इस प्रकार से देखे तो पॉजिटिव है, इस प्रकार से देखे तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, खाली देख के आप जजमेंट ले सकते हैं इसका। फिर हम बात करते हैं हिस्टोग्राम के बारे में। तो इसको हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वेरिएबल्स, वही जो हिस्टोग्राम मैंने भी आपको पीछे बताया, वो चिपके हुए रहते हैं जनरली। कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैव टू मेनी यूनिक वैल्यूज टू मेक ए प्रॉपर हिस्टोग्राम बार चार्ट विद फ्रीक्वेंसी फॉर द बेटर विजुअल, है ना। तो ये अपन इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है, खाली बॉक्स प्लॉट को और समझ लेते हैं। बॉक्स प्लॉट में ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये थर्ड क्वार्टाइल है और ये मीडियन, तो हमें काफी कुछ पता चल जाता है इसमें, है ना। यदि आपका ये विस्कर कहलाता है, ये पोर्शन और ये पोर्शन ऊपर का, तो यदि आपका लोअर विस्कर छोटा है, ये लोअर विस्कर, और ये अपर विस्कर, लोअर विस्कर यदि छोटा है और अपर विस्कर बड़ा होगा तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। यदि लोअर विस्कर बड़ा है और अपर विस्कर छोटा है, जैसा इस केस में देखें तो अपर विस्कर छोटा है, लोअर विस्कर बड़ा है, तो ये नेगेटिव स्क्यूड डेटा है, ठीक है। तो ये अभी अपन जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो और समझ में आएंगी चीजें। फिर क्या होता है, डेटा में कुछ आउटलायर्स भी होती हैं, ठीक है। आउटलायर्स यानी वो वैल्यू जो बहुत डिफरेंट है डेटा में, दूसरी वैल्यू से अलग है, और ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स में डिसाइड की जाती है, कैटेगरिकल में नहीं। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि वैल्यूज इन द डेटा विच आर टू डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डेटा, मीनिंग दे आर आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज, या तो वो बहुत छोटी होंगी या बहुत बड़ी होंगी, उसको हम आउटलायर्स बोलते हैं। आया समझ में? इस आउटलायर को हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि कौन सी आउटलायर है कौन सी नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, उसके लिए फॉर्मूला है, यदि हमारा डेटा पहले हम चेक कर लेते हैं कि डेटा नॉर्मलाइज है, सिमेट्रिक है या नहीं है, जैसा अपन ने शेप को देख करके, फिर क्या करते हैं हम लोग, यदि डेटा नॉर्मल है तो हम फॉर्मूला लेते हैं मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल लगा रहा हूं मैं सिग्मा। सो यदि हम अपर लिमिट की बात करें आउटलेयर की, अपर लिमिट की बात करें लिमिट ऑफ आउटलायर्स, तो वो होगी नॉर्मल डेटा के लिए एक्स बार प्लस 3 सिग्मा, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया ये? यदि हम लोअर लिमिट की बात करें so x bar minus 3 into standard deviation, got it? ये कब पॉसिबल है? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। हाँ भाई बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यदि कोई वैल्यू इस अपर लिमिट से ज्यादा है, ये जो अपन कैलकुलेट करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी इससे ज्यादा है, तो वो कहलाएंगे आउटलायर्स, समझ रहे हो। और जो वैल्यू इस लोअर लिमिट से छोटी है, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे छोटी है,
अपने डेटा में, तो वो भी कहलाएंगी आउटलायर्स। ठीक है, अब आउटलायर्स के साथ अपन ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो देखें। ये तो नॉर्मल डेटा। अब यदि नॉर्मल डेटा नहीं है, स्क्यूड डेटा है, तब क्या करेंगे? वो डेटा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी स्क्यूड हो सकता है। तो अपर लिमिट के लिए Q3 थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 इंटू IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब IQR क्या होता है? Q3 माइनस Q1, और लोअर लिमिट ऑफ आउटलायर्स की बात करें Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये उसके ऊपर गया, रेंज के बाहर गया तब ये फॉर्मूला है ना सर? हाँ, यदि आउटलेयर हैं तो आउटलेयर का हमें लिमिट मालूम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई हमारा नॉर्मल डेटा है, ये नॉर्मल डेटा ऐसा है ना, हाँ। तो ये आउटलेयर की लिमिट हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और ये एक लिमिट पता चल गई, ये वाली लोअर लिमिट इससे। समझ में आ रहा है? ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, और इससे ज्यादा जो भी वैल्यू होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? आउटलायर्स कहलाएंगी। समझ रहे हो? और इससे कम जितनी वैल्यू होंगी वो क्या कहलाएंगी? आउटलायर्स कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। ऐसा ही स्क्यूड केस में भी होगा। यदि पॉजिटिव स्क्यूड है तो राइट साइड में ही आउटलेयर होंगी, लेफ्ट में कभी नहीं होगी। फिर एक ही निकलेगा, अपर वाला। इससे ज्यादा जो वैल्यू होंगी वो आउटलेयर होंगी, और नेगेटिव स्क्यूड होंगे तो उसमें लोअर साइड ही होगा खाली। यहां जो होंगी वो आउटलेयर्स होंगी। समझ में आ गया यहां तक? हाँ। आउटलेयर कैसे निकालते हैं ये तो समझ लिया हमने। अब आउटलेयर्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आउटलेयर के लिए जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, 3 ट्रीटमेंट है हमारे पास आउटलेयर के लिए। मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ मोमेंट। तीन ट्रीटमेंट लिखे हैं, पढ़िए इसको। capping, including with business logic. क्या है? 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं, कोई भी एक ट्रीटमेंट हम लोग देंगे इसको। पहला जो ट्रीटमेंट है, रिमूविंग ऑब्जर्वेशन विथ आउटलेट्स। मान लो आपका डेटा सेट है, उसमें 1000 रोज हैं। कितनी है? 1000 रोज हैं। 1000 रोज में खाली 33 आउटलेयर पाई गई। कितने? 3. हाँ, 33 आउटलेयर आपको मिली हैं। तो ये 5% से कम हुई कि नहीं हुई? कम है।
यदि 5% से कम आउटलेयर्स हैं तो आप चाहें तो उन आउटलेयर्स, उस ऑब्जर्वेशंस को डेटा में से हटा सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो हम 1000 डेटा में से यदि 33 ऑब्जर्वेशन हटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 967 ये बचेंगे। समझ रहे हो बात को? आपने वो रो ही हटा दी, 33 रो हटा दी जिसमें आउटलायर्स थे। कितने बचे आपके पास? 967। तो ये डेटा हमने बहुत ज्यादा लॉस नहीं किया है। हुआ क्या ज्यादा डेटा लॉस? नहीं। तो हम इससे आगे का एनालिसिस कर सकते हैं, है ना? हमारा डेटा का ज्यादा नुकसान नहीं किया। एक तो ये तरीका हुआ, तरीके हैं, अपन को कोई भी चूज करना अपने दिमाग से। दूसरा होता है फ्लोरिंग एंड केपिंग। फ्लोरिंग केपिंग को जैसे मैं समझाऊं आपको, ये नॉर्मल पे बता रहा हूं, स्कूट पे भी वही चीज चलती है। ये अपने आउटलेयर के पॉइंट है दोनों जगह। इससे ज्यादा जो भी वैल्यू होएगी, मान लो यहां अपना ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है आउटलेयर का, ये आया है मेरा 77। कितना आया है? 77। और इसके बाद कोई वैल्यू है 81, कोई वैल्यू है 88, कोई वैल्यू है 93। ये सब आउटलेयर हो गई कि नहीं हो गई? इसके बाद जो भी वैल्यू आउटलेयर होएगी कि नहीं होएगी? ये मैंने फॉर्मूले से निकाला है, हाँ। एक्स बार प्लस 3 सिग्मा, इस फॉर्मूले से निकाला मैंने ये। ओके, तो इसके ऊपर जो भी वैल्यू वो क्या है? आउटलायर्स है। मैं इन आउटलायर्स की केपिंग करूंगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं केपिंग। मतलब जहां 81 है, 81 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 77 कर लूंगा उसको। 88 को भी 77 करूंगा। जितनी भी वैल्यू इससे ज्यादा है उसको मैं यही रख लूंगा, 77 रख दूंगा, उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा। समझ में आया? यस सर। तो ये डेटा जो है सिमेट के मेरा यहां आ जाएगा। ओके, ये कहलाते हैं केपिंग। ऐसी यदि मेरे पास लेफ्ट साइड में आउटलेयर्स हैं, मान लो यहाँ 14 आया, यहाँ मेरे पास 11 है, यहाँ 7 है, इस प्रकार से, तो ये 11 की जगह मैं 14 लिख दूंगा, 7 की जगह भी 14 लिख दूंगा। क्लियर? और इस जगह की जो प्रोसेस कहलाएगी इसको बोलते हैं फ्लोरिंग। क्या बोलेंगे? फ्लोरिंग, है ना? एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, कॉल अटेंड कर लूं।
हाँ भाई, जस्ट मोमेंट यार, एक कॉल आ गया था। तो फ्लोरिंग एंड कैपिंग दूसरा हो गया। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद है। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग नाउ क्लियर। यस सर। पहला रिमूविंग ऑब्जर्वेशन विथ आउटलेयर्स, दूसरा फ्लोरिंग एंड केपिंग में बता चुका हूं, है ना। एंड तीसरा है इंप्यूटिंग विद बिजनेस लॉजिक। आप कुछ लॉजिक के थ्रू वो वैल्यू फिल कर सकते हो उसकी जगह। जरूरी नहीं है कि आप आउटलेयर लिमिट की वैल्यू फिल करो। आपको लगता है नहीं यार इसकी जगह ये आना चाहिए, दूसरे कॉलम को आपने देखा, उधर कंपेयर किया कि यार वहां इस तरह का है। मान लो अपने पास ये कॉलम है ABCDE, और यहाँ अपने पास 78, 53, 42, 95, 31,
और 22, इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं। यहाँ कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ अपने पास मेल है, और यहाँ अपने पास फिर कोई, हाँ सी कोई और है चीज़ें। यहाँ 10,000 है सैलरी। डी कुछ और है आपका, मान लो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 22 है। इसी प्रकार यहाँ पर फीमेल है और सैलरी है 8,000, और यहाँ 0 है, ये बाइनरी है 0 1, और यहाँ 27 है। इस प्रकार से कुछ भी चीजें हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 95, मतलब हमारा ये मान लो कि जो 80 के ऊपर है वो आउटलायर्स है, अपर लिमिट हमारी 80 है। तो 95 में हम कहीं देख रहे हैं कि मेल है और 10,000 है, और भी डेटा है, यहाँ 1 है और यहाँ 23 है। तो बिजनेस लॉजिक क्या बोलता है कि हम इन वैल्यूज को देखेंगे इसको फिल करने के लिए, हमें तो इसकी जगह रखना है कोई वैल्यू, ये आउटलायर है, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे दूसरे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो हम सबको चेक करेंगे जितने भी होंगे, तो अपन देख रहे हैं कि मेल मेल ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है चलेगा। तो बिजनेस लॉजिक क्या बोलता है कि यहां कितना है, 78 है, तो 95 की जगह आप क्या रखोगे आप, 78, करेक्ट, सिमिलर है ना ये दोनों, लगभग लगभग। तो 78 या 79 की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ, यस सर, है ना। तो ये बिजनेस लॉजिक हुआ, समझ गए आप। अब क्या होता है कि हमारे पास तो हजारों लाखों रोज हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन से। अब 1 लाख ऑब्जर्वेशन में आप सबको थोड़ी जज करोगे, करोगे क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इसमें एक मैनुअल जो तरीका होता है हमारे पास, मैनुअल इन द सेंस आर से ही करते हैं, कोई पैकेज नहीं यूज कर रहे हैं हम पहले ये देखते हैं कि इस कॉलम की डुप्लीकेसी कहां कहां है ना, इसका मेल मेल कहां कहां है, वो डुप्लीकेसी चेक कर ली, इतने मेल है। इसके साथ हम इंटरसेक्ट करते हैं इसकी डुप्लीकेसी, और सब कॉलम की हम डुप्लीकेसी चेक करते हैं। यदि हमें उसके डुप्लीकेट, सॉरी हाँ, सबके डुप्लीकेट मिल जाते हैं कहीं एक पर्टिकुलर रो में, तो हम उसकी वैल्यू देख लेते हैं और उसको वहां रख देते हैं। एक लंबा प्रोसेस है। दूसरा हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, MIC, और इसके थ्रू ये खुद निकाल के दे देती है कि क्या वैल्यू होना चाहिए बिजनेस लॉजिक। समझ गए, क्लियर। ये आउटलेयर्स के ट्रिक में। एक और चीजें होती हैं, मिसिंग डेटा, कोई वैल्यू नहीं होती, किसी सेल में वैल्यू ही नहीं है, होता है ना ऐसा, मिसिंग डेटा, जिसको NA बोलते हैं। तो उस NA वैल्यू को भी हमें फिल करना रहता है, और उसको फिल करने का जो तरीका है, पहला तो वो ये 5% से कम है तो हटा दो, हटा सकते हो आप उन ऑब्जर्वेशंस को जो अपन ने आउटलायर्स में किया था। दूसरा है कि उसकी जगह कोई वैल्यू रखें, वहां तो अपन फ्लोरिंग एंड कैपिंग कर रहे थे, यहां पर हम क्या करते हैं, उस कॉलम का मीन मीडियन मोड चेक कर लेते हैं। यदि वो नॉर्मल है
नॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन ले लेते हैं, यदि स्क्यूड है तो मीडियन ले लेते हैं। समझ में आ गया? ओके, नॉर्मल है तो इसकी जगह मीन वैल्यू रख देते हैं, और स्क्यूड है तो उसकी जगह मीडियन वैल्यू रख देते हैं। और तीसरा वही बिजनेस लॉजिक यूज करते हैं जो वहां यूज कर रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के अंदर देखते हैं, यदि सिमिलरिटी मिल गई तो वो वैल्यू उधर की उठा के वहां रख देते हैं। समझ गए? यहां तक चीज समझ में आई? क्यों भाई? अब हम कुछ चीजें देखते हैं पहले, इसके बाद बात करेंगे बाकी के थ्योरी की। पहले प्रैक्टिकल कुछ देखें। क्या टाइम हो गया? 1:30। अभी तो है ना टाइम तुम लोगों के पास? हाँ है? हाँ सर। हाँ, भूख तो नहीं लग गई मोहसिन को? कुछ मोहसिन को भूख लग रही है, वड़ा पाव खिलवा देना है। क्यों भाई मोहसिन, भूख तो नहीं लग रही? हाँ, नहीं तो वड़ा पाव मंगवा देते हैं, चिंता मत करो, नीचे उधर दुकान से। ऑन हाँ भाई। लीजिए ना। ये हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं हम इसको। तो जो ईडीए है इज ए कॉम्प्लीमेंट टू इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेंशियल एनालिसिस अपन लोग आगे पढ़ेंगे इसको, उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी उसका पूरक, उसके बगैर इन्फेंशियल एनालिसिस नहीं हो सकता। बिना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बगैर ना इन्फेंशियल हो सकता है ना प्रेडिक्टिव हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। So, ये तो पहली स्टेप है, ये तो पहले करना ही पड़ेगा आपको, which tends to be fairly rigid with rules and formulas, है ना? At an advanced level, EDA involves looking at and describing the data set from different angles and then summarizing it, है ना? डिफरेंट एंगल से हम डेटा को समझते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब है कि मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और भी चीजें हैं, है ना? ये सब हम करते हैं। We will explore a data set and perform the exploratory analysis. The major topic to be covered जो हम इसमें कवर करेंगे, हैंडल मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज में आपको बता ही चुका हूं, है ना? जहां कोई भी वैल्यू छूट जाती है उसको हम कैसे भरेंगे, उसको क्या करना है। रिमूविंग डुप्लीकेट रोज, यदि डुप्लीकेट रोज हैं एक जैसी फुल मायने में, तो हम उसको हटाएंगे डेटा में से। आउटलेयर ट्रीटमेंट, अपने आउटलेयर बताया अभी आपको। फिर नॉर्मलाइजिंग एंड स्केलिंग, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिक कॉलम है, उसको नॉर्मलाइज करना, स्केलिंग करना। देखो क्या होगा कि एज जो है, उम्र, एज 2 डिजिट नंबर में ही मिलेगी आपको। 55 साल, 60 साल, 99 साल, मैक्सिमम 100 ईयर्स, है ना? अपन मान लो 2 डिजिट ही मिलेगा आपको, प्रैक्टिकली तो मिलेगा कि नहीं। पर इनकम आपको 5 डिजिट 6 डिजिट्स में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? क्या बोलते?
नहीं मिल सकता। है, इनकम अपन को हाँ ज्यादा डिजिट्स में मिलेगा। तो यदि मैं, ये मेरा एज है और यहां इनकम है, तो इस पॉइंट पे यहां आ रहा है इनकम, इस मेरा यहां आ रहा है, इधर यहां आ रहा है इनकम, इधर यहां आ रहा है। तो मान लो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। यहां इनकम है 10,000 और एज है 21 ईयर। यहां इनकम है 22,000 और एज है 40 नहीं 30। 30 ईयर्स मान लो। तो जब आप इसको इक्विलिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है ना सबको, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही होता है। हाँ और यदि इस फॉर्मूले में मैं ये मेरा x1 है 10,000, ये मेरा x2 है 21, मेरा y1 है और 30 मेरा y2 है। समझ में आ गया? ऐसा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है क्या? नहीं, ये मैं समझाने के लिए दे रहा हूं तुम्हें कुछ चीजें। ये नॉर्मलाइज स्केल क्यों करते हैं उसके तरीका बता रहा हूं, क्यों करा जाता है। ओके भाई कहाँ जरूरत पड़ती है हमें स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने की? आपने स्केल में देखा है ना, स्केल में दो चीजें होती हैं, एक जगह सेंटीमीटर, एक जगह इंच होता है कि नहीं? हाँ रूलर जो अपन यूज करते हैं हाँ स्कूल हाँ में, हाँ तो या तो आप सेंटीमीटर से नाप लो या इंच से नाप लो। इन- ऐसा ही हमारा ये जो स्केल है इनकम या एज, इसके लिए हम एक फिक्स स्केल बोलते हैं जिसको बोलते हैं जी स्केल। और भी स्केल है। तो जी स्केल में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो मीन होता है डेटा का, वो मीन हो जाता है 0। चाहे वो इनकम हो, उसका भी यदि जी स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 इनकम होगी। एज होगी वो भी 0 एज होगी। तो सेम स्केल पे आ गए दोनों, समझ रहे हो? यस सर। सेम स्केल पे आ गए तो अब उसमें एक वेरिएबल दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा। पहले अपन वो चीज समझते हैं। तो 22,000 में से मैं 10,000 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 12,000 बचा। इसमें से इसको घटाएं, यही है ना x2 माइनस x1, और इसका स्क्वायर फिर प्लस। यदि 30 में से 21 को घटाऊंगा कितना बचेगा? अब 12,000 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो 144 तो 12 का हो गया, और ये 3 जीरो जो थे उसकी जगह 6 जीरो आ जाएंगे स्क्वायर करने पे। और 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा। क्या बोलते? और यदि मैं इसको देखूं तो 144,000,081, और इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 12,000 कुछ आएगा, 12,001 या 2 ऐसा कुछ आएगा। यही आएगा इसका स्क्वायर रूट, समथिंग लाइक दैट, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं। तो किस पे डोमिनेंट हुआ है? कौन डोमिनेंट कर रहा है? इनकम डोमिनेट कर रहा है कि नहीं एज को? ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? वो तो एज के फिगर के हिसाब से बता रहा है मुझे, सॉरी इनकम के फिगर के हिसाब से। इनकम डोमिनेट कर रहा है ना यहाँ रिजल्ट। एज का तो कहीं तवज्जो ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। एज तो 2 फिगर में था, ये तो मुझे 5 मतलब 12,003 दे रहा है, 5 फिगर में दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो यदि ये डिफरेंट स्केल होते हैं ना, अलग अलग, कोई स्केल छोटा है कोई स्केल बड़ा है, तो हम इसको नॉर्मलाइज बोलते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, वो मैं आगे देखेंगे अपन कैसे क्या नॉर्मलाइज होते हैं। समझ में आ गया क्यों नॉर्मलाइज करेंगे? नॉर्मलाइज करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो g इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार ओवर
सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो भी वैल्यू आती है उसका मीन हो जाता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है 1, चाहे वो एज हो चाहे वो इनकम हो, सब एक स्केल में आ जाते हैं, सब यूनिफॉर्म हो गए, और फिर हम उस पर काम करते हैं और बाद में फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं दोबारा से। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और चीजें समझ में आएंगी जैसे जैसे करेंगे अपन। फिर एनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल्स, डमी वेरिएबल्स बनाना कैटेगरिकल वेरिएबल के। अब डमी वेरिएबल कैसे बनाते हैं? पता है वो डमी वेरिएबल क्या होता है? मान लो अपने पास कोई वेरिएबल है जेंडर, और इसमें अपने पास 3 कैटेगरी है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, और एक वेरिएबल है इनकम, और इसमें भी अपने पास 3 कैटेगरी है, मतलब इसमें ये न्यूमरिक है, कैटेगरी नहीं है। मान लो ये 10,000 रुपए है इसकी इनकम 8,000 रुपए है, इसकी इनकम 7,000 रुपए है। मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो या तो मैं क्या करूं, इनको कुछ रैंक दे दूं 1 2 3, और मान लो मुझे आगे कोई कैलकुलेशन करना है जेंडर इंटू इनकम। अब क्या होगा, यहां कितना आएगा, यहां कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां कितना आ जाएगा 21। तो मतलब ये हुआ कि यार मेल की इनकम कम है, फीमेल की ज्यादा है, और इसकी बहुत ही ज्यादा है यदि हम कैलकुलेशन में ले रहे हैं तो, जबकि एक ही है। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, मतलब यहां मतलब नाम भी है, नेम भी दिया हुआ है, ये कोई रमेश है, और ये कोई सविता है, और ये कोई शकीला है। तो यहां क्या हो रहा है कि यदि हम इसके कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, और भी होंगे, मेल फीमेल में बहुत सा डेटा होगा, तो ये तो हमें गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं? ये एक सिंपल एग्जांपल बता। अब यदि हम इसके डमी वेरिएबल बना लें जेंडर, जो कैटेगरिकल है, डमी वेरिएबल क्या होता है, एक मेल का कॉलम अलग और फीमेल का अलग, ट्रांसजेंडर हम लोग बेस कैटेगरी में डाल देते हैं। डमी वेरिएबल का मतलब होता है कि यदि किसी में के कैटेगरीज हैं, के यानी यहां पर के कितना है, 3 है, 3 कैटेगरी है, तो डमी वेरिएबल मैक्सिमम हम ले सकते हैं k-1, मतलब हम 3-2 दो डमी वेरिएबल ले सकते हैं, 3-1 यानी 2 डमी वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो मेल और फीमेल ले लेंगे, और ट्रांसजेंडर जो है वो हम बेस कैटेगरी में डाल देंगे। ये ऑटोमेटिक रहेगा अंदर बैक एंड में, पर फ्रंट में नहीं दिखाएंगे हम इसको। तो जो मेल है वहां 1 आ जाएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूं यहां मैं लिख देता हूं मेल फीमेल। अब देखूंगा रमेश जो है वो मेल है, तो मेल में 1 आ गया और फीमेल में 0 हो गया, रमेश फीमेल नहीं है। क्लियर हो गई चीज? Yes, sir. सविता जो है वो फीमेल है, तो मेल में 0 आ गया, इधर 1 आ गया। ये जो है शीला, ये ट्रांसजेंडर है, तो यहां भी 0 और यहां भी 0, मतलब बेस कैटेगरी में 1 हो गया वो जाके अंदर ऑटोमेटिक, जो फ्रंट में नहीं दिख रही, डेटा सेट में नहीं दिखेगी पर अंदर रहेगी। समझ रहे हो आप बेस कैटेगरी का मतलब? काउंट तो होगा कैलकुलेशन में वो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ओके, तो हम डमी वेरिएबल बनाते हैं, तो यहां बात हो रही है एनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल, डमी वेरिएबल्स बनाना है, हम उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। कैटेगरिकल ये वाला हटा देंगे फिर हम,
इसकी जगह ये वेरिएबल यूज होंगे। क्लियर हो रही है यहां तक चीज? बाइवेरिएट एनालिसिस में हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं, है ना, तो ये अपन देखेंगे बाद में। तो ये सब चीजें हमें स्टडी करना है। क्लियर? क्या क्या? हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, आउटलायर्स, ट्रीटमेंट, नॉर्मलाइजिंग, स्केलिंग, एनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल एंड बाइवेरिएट एनालिसिस। ये सब प्रोसेस हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। नंपाई, पांडास हम पढ़ चुके हैं। सीबॉन जो है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, जो अभी अपन ने करी नहीं है, पर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको आपको। अभी तो अपन ईडीए समझ लें थोड़ा सा, इसके बाद विजुअलाइजेशन अलग से पढ़ाऊंगा। मैटप्लॉटलिब भी जो है वही विजुअलाइजेशन के लिए है, ये भी अपन आगे देखेंगे। और परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन जो है वो यहीं के यहीं अपन को फिगर बना के दे देता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी मैंने 4 इंपोर्ट करी और डेटा सेट मेरे पास है मार्केटिंग एनालिसिस .csv करके एक फाइल है, ये मैं आपको शेयर करूंगा। और CSV में इसलिए मैं पांडास से ही रीड करते हैं डेटा अपन। दिख रहा है भाई तुम लोगों को कि नहीं दिख रहा है, या फोन बड़े करूं इसके? दिख रहा है सर। अब ठीक है, तो डेटा pd.rs read_rsv मार्केटिंग एनालिसिस .csv फाइल, और मैं डेटा प्रिंट कर रहा हूं इसके बाद। तो देखिएगा थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर रहा है और डेटा भी रीड कर रहा है और वह डेटा को प्रिंट भी कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आ गया। अब यहां देखेंगे बैंकिंग, मार्केटिंग, अननेम्ड, ये सब अननेम्ड दिया हुआ है इन्होंने, मतलब कुछ डेटा अजीब ही तरह का है। ठीक है, अब देखिएगा अननेम्ड 15। और यहाँ एक चीज और है कि आप डेटा को जब थोड़ा छोटा कर ही दीजिए स्क्रीन सर। ओके, ठीक है, हाँ सर। 100%। तो ये डेटा इस तरीके से है। अब देखें कि 0 और 1 जो है, ये जो 0 इंडेक्स है ये कुछ तो भी लिखा हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 इंडेक्स में भी कुछ तो भी लिखा है। डेटा 2 से चालू हुआ है, हुआ कि नहीं? कस्टमर आईडी 1 2 3 कहां से चालू हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? 2 से चालू हो रहा है कि नहीं? हाँ है ना? yes, तो हमें ये 2 रो जो है हमारे किसी काम की नहीं है, हाँ हम इसको हटाएंगे। ठीक है, अब जब 2 रो हटाएंगे तो ये 2 हटेंगी और ये वाली जगह जो है वो इसकी जगह यहां बैठ जाएगी, ये कॉलम नेम हो जाएंगे। देखिएगा मैं बताता हूं आपको आगे। यहां मैंने लिखा है डिटेल में, if we have observed the above data set, there are some discrepancies in the column header of the first 2 row, है ना, 2 रो में। The correct data is from the index number 1। करेक्ट डेटा कहां है? इंडेक्स नंबर 1, मतलब ये कॉलम नेम है। ठीक है ना, यहां से अपने को शुरू के ये 2 हैं, ये गड़बड़ है। तो सो वी हैव टू फिक्स द फर्स्ट 2 रोज, 2 रो को हमें फिक्स करना है। दिस इज कॉल्ड द फिक्सिंग द रोज एंड कॉलम्स। लेट्स इग्नोर द फर्स्ट 2 रोज एंड लोड द डेटा अगेन। अब डेटा को हम दोबारा लोड करेंगे। हम लोड करती वक्त, अब हम दोबारा लोड कर रहे हैं, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम दोबारा से ये वाली चीज को रन करेंगे। समझ रहे हो आप? दोबारा से रीड करेंगे डेटा को। और रीड करती वक्त हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम देंगे स्कीप रोज एट्रीब्यूट। भैया 2 रो स्किप कर दो आप शुरू की, समझ रहे हैं? गूगल पे कर। 2 रो जब स्किप करोगे, और फिर मैं हेड बता रहा हूं, इसका पूरा डेटा नहीं पढ़ूंगा मैं, आप देखिएगा अब डेटा कैसा दिख रहा है आपको। क्यों भाई? अब सही है? हाँ तो अपन ने पढ़ते वक्त ही उसके अंदर एक एट्रीब्यूट जोड़ दिया, स्कीप रोज इक्वल टू 2। तो मेरी बहुत सी मैनेज बच गई।
है ना। हाँ, अब मुझे सही डेटा मिल गया भैया। मतलब स्टार्टिंग की 2 रो स्किप हो जाएगी ना। हाँ 2 रो स्किप हो गई, वो उसने पढ़ती वक्त ली नहीं। और बीच की अगर कोई 2 करना है तो रो नंबर डालना पड़ेगा सर, या? हाँ रो इंडेक्स देना पड़ेगा, फिर उसको अपन को ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ऐसा एक्सिस ऐसा नहीं हो, डायरेक्टली ऐसे नहीं नहीं, होगा सर। डायरेक्ट नहीं होगा, है ना। ये तो टॉप रोज के लिए, ठीक है। ओके। मैंने यहाँ लिखा है कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी टेकन व्हाइल फिक्सिंग रोज एंड कॉलम्स। डिलीट समरी रोज एंड कॉलम्स इन द डेटा सेट, डिलीट हेडर एंड फुटर रोज ऑन एवरी पेज, and delete extra rows like blank rows, page number, etc. We can merge data columns in। ये बहुत सी चीजें लिखी हैं, यदि आपको दूसरे तरीके से करना है तो अपन को तो ये बेटर लगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, now if we observe the above data set, the customer id column has no importance। कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए, मुझे तो इंडेक्सिंग से ही काम चल जाएगा। समझ रहे हो बात को। अभी हम फीचर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। फीचर सिलेक्शन मतलब तो कौन से कॉलम रखना है, कौन से हटाना है, एनालिसिस के पहले। तो कस्टमर आईडी कॉलम मेरे किसी काम का नहीं है, मान लो मैं इसको हटाना चाहता हूं। सो ऑल्सो द जॉब एजुकेशन कॉलम हैज बोथ द इंफॉर्मेशन ऑफ जॉब एंड एजुकेशन इट। और एक और कॉलम आप देखें, जॉब एजुकेशन जो कॉलम है, इसमें 2 चीजें हैं, 2 इंफॉर्मेशन एक ही कॉलम में दे रहा है। तो मैं इन दोनों कॉलम को अलग अलग करूंगा। जॉब एंड एजुकेशन, जॉब जैसे मैनेजमेंट है, टेरिटरी एजुकेशन है ना, टर्टियरी एजुकेशन सॉरी, टेक्नीशियन सेकेंडरी एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर सेकेंडरी एजुकेशन, ब्लू कॉलर अननोन, नहीं मालूम क्या एजुकेशन था उसका, यहाँ अननोन अननोन। तो मैं इन दोनों को सेपरेट करना चाहता हूं। समझ रहे हो बात को। जॉब एंड जॉब को अलग कर दूंगा, एजुकेशन अलग कर दूंगा, अभी एक ही कॉलम में दोनों। तो 2 काम मुझे करना है। पहला काम तो ये हटाना है और दूसरा काम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। तो पहले ड्रॉप करने वाली बात करता हूं। ड्रॉप द कस्टमर आईडी एज इट इज ऑफ नो यूज। तो डेटा डॉट ड्रॉप, भाई डेटा के नाम से मैंने सेव किया इसको। हाँ सर। तो डेटा डॉट ड्रॉप क्या करना है, कस्टमर आईडी कोट्स में लिखेंगे। एक्सिस 1 किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। 0 किसके लिए होता है, रो के लिए। आ रही बात समझ में। और इन प्लेस यदि ट्रू लिख दूंगा तो ये डेटा फ्रेम में ही चेंज हो जाएगा। यदि इन प्लेस ट्रू नहीं लिखूंगा तो यहां तो आउटपुट देगा इसके हिसाब से, पर वो डेटा फ्रेम में वो ड्रॉप नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात को। इन प्लेस का मतलब समझाऊं। यस सर। चलिए मैं इन प्लेस हटा देता हूं, 1 सेकेंड को। और मैं इन सबको अभी ऐसे ही करता हूं। मैं इसको रन करता हूं। हटा दिया इसने, हटा दिया। वो कॉलम नहीं हटाया, कस्टमर आईडी हटा दिया। हाँ। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं डेटा पढ़ता हूं वापस। ओके, दोबारा डेटा मैं आपको बता रहा हूं करके। यहां कस्टमर आईडी आ रहा है क्या? हाँ। तो इस फंक्शन के टाइम तो इसने हटा के बता दिया आपको, ड्रॉप कस्टमर पर आईडी। इसको चेंज नहीं किया डेटा फ्रेम में। यहाँ सेव प्रिंट नहीं में किया बता, मतलब। हाँ चेंज नहीं किया डेटा फ्रेम में, चेंज नहीं किया। यहाँ बता रहा है कि उसको हटाने के बाद कैसा लगेगा, हाँ। चेंज नहीं किया वहां। समझ समझ में आ रही बात को। हाँ सर। तो जब हमें हमारी जो डेटा फ्रेम रीड करिए उसी में भी चेंज चाहिए, या तो मैं क्या करूं, यहां डेटा लिखूं। एक तरीका तो ये हुआ भाई, समझ रहे हो बात को। अब मैं करता हूं और वापस इसको रन करता हूं। अब ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर।
या तो मैं डेटा भी लिख दूं यहाँ इक्वल करके, तो ठीक है कि ये जो भी चेंज हुआ इस डेटा में हो गया से। क्लियर क्या मैं ये चेंज ही हो जाएगा ना सर? है? ये ऐसा है कि चेंज हो ही जाएगा ना, हाँ मतलब कहाँ गया? वापस आप। हाँ ये यहाँ है ना, कहाँ गया अपना? ये है ना, ये मैंने किया ना। अपन ने क्या किया, यहाँ डेटा लिख दिया। इसके पहले क्या किया था अपन ने? इसी को रन किया था ना। यदि इसको खाली रन कर रहे हैं तो प्रिंट तो कर देगा, पर जब डेटा लिखा है तो ये डेटा में चेंज करेगा जाके। क्लियर? हाँ एक तो ये तरीका हो गया। और इसके बाद मैं डेटा रीड कर रहा हूं तो हटा दिया इसने कस्टमर आईडी, अब हटा दिया। यहां दिख रहा है कस्टमर आईडी? हाँ भाई, कोई डाउट? नहीं सर, मैं बस वही पूछ रहा हूँ हम्म, कि ऊपर आपने जो लिखी उसमें तो अगर डेटा में लिख के लिखेंगे तो सेव हो ही जाएगा ना? हाँ डेटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। एक तो वो तरीका हुआ। मान लो मैं यहां नहीं लिखना चाहता, ये मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यार फंक्शन में मैं कहां डेटा वहां लिखूं, मैं तो यहां इन प्लेस कर देता हूं ट्रू। इन प्लेस ट्रू में भी वही काम करेगा जो आपने डेटा लिख के किया था। समझ रहे हो बात को? यदि मैं इसको रन करता हूं और अब आपसे 2 कामा हो गए यहां, अब क्या एरर बता रहा है भाई? ओके, पहले से ही नहीं है, अब दोबारा रीड तो करना पड़ेगा ना, पहले हटा चुके हम उसको, दोबारा रीड करेंगे, अब आएगा ही नहीं। अब देखिएगा, अब मैं डेटा प्रिंट करता हूं तो अब इसमें नहीं बताएगा कस्टमर आईडी, नहीं बता रहा ना, क्योंकि मैंने इन प्लेस कर दिया है। और यहां मैंने डेटा भी नहीं लिखा, देखो आगे लिखा है क्या? डेटा इक्वल टू। समझ रहे हो? 2 तरीके हैं, या तो डेटा इक्वल टू लिख दो, और डेटा इक्वल टू नहीं लिख रहे हो तो आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दो। डेटा फ्रेम का नाम नहीं लिख रहे हो तो आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दो। अब चीज समझ में आ गई यहां तक? क्यों भाई? यस सर। अब मैं एक काम तो अपना हो रहा था इसमें कि अपन ने वो कॉलम ड्रॉप कर दिया। दूसरा काम था मुझे जॉब एजुकेशन को अलग अलग करना। एक्सट्रैक्ट जॉब एंड एजुकेशन इज न्यूली फ्रॉम जॉब एजू कॉलम। तो अपन जॉब एजू कॉलम में से जॉब अलग निकाल रहे हैं और एजुकेशन अलग निकाल रहे हैं। तो नया कॉलम बना रहा हूं मैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा डेटा, जो मेरा डेटा फ्रेम है, नया कॉलम का नाम है ना, और किस में से ले रहा हूं? डेटा जॉब एजुकेशन में से। अब इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट कर रहा हूं वो बताऊंगा। तो मैं अप्लाई फंक्शन यूज करूंगा और उसमें लेमडा एक्स डॉट स्प्लिट, जहां भी कॉमा है वहां से ये अलग हो जाए। तो 2 चीजें हैं यहां, देखिएगा, ये 0 है, ये 1 है। जॉब एजुकेशन में ये 0 ये 1। यहां मैंने क्या लिखा? 0, मतलब जॉब जो है, पहली वाली चीज जो है, जो 0 है मैनेजमेंट, वो जॉब में आ जाए। क्लियर? और एजुकेशन के लिए भी मैंने डेटा जॉब एजुकेशन डॉट अप्लाई लेमडा एक्स स्प्लिट कॉमा 1 यानी ये वाला, ये मेरा एजुकेशन में आ जाए। क्लियर हुआ यहां तक? कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई। नो सर। तो यहां मैंने डेटा लिखा हुआ इक्वल करके, तो ये तो ऑटोमेटिकली वहां डेटा में जाएगा ना। हाँ जॉब कॉलम भी और एजुकेशन कॉलम डेटा में फिट हो जाए, क्योंकि इक्वल करके लिखा है मैंने। हाँ। यहां पर फिर मैं जो पुराना जॉब एजुकेशन वाला कॉलम था इसको ड्रॉप कर रहा हूं, जैसे यहां ड्रॉप किया मैंने कस्टमर आईडी। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है ना, मैंने जो निकालना था उससे इंफॉर्मेशन निकाल ली, 2 नए कॉलम बना लिए।
अब मेरे लिए वो नए कॉलम काम के हैं, ये पुराना थोड़ी काम का है। तो पुराना मैं ड्रॉप कर रहा हूं वही तरीके से जैसे इसको किया था, और फिर मैं आपको डेटा बताता हूं। तो मुझे एक बार और ये रन करना पड़ेगा क्योंकि वो कस्टमर आईडी वाला अपन चलाया था बीच में। देखिएगा, एक तो कस्टमर आईडी हट गया, और जो जॉब एजुकेशन कॉलम था वो हट गया, उसकी जगह जॉब एंड एजुकेशन अलग अलग हो गए कि नहीं? दो दिख रहा है आपको यहाँ? हाँ। ठीक है, दो सेपरेट कॉलम बना दिए, एक जॉब का एक एजुकेशन का। यहां तक समझ में आ गया? क्यों भाई? इसके बाद चीज आएगी मिसिंग वैल्यूज। तो ये अपन कल देखेंगे मिसिंग वैल्यूज के बारे में, ठीक है? ओके। और ये अपने किसी काम का नहीं है, ये मैंने बनाया था बीच में, तो डिलीट कर रहा हूँ सेल वाली। तो कल अपन पढ़ेंगे मिसिंग वैल्यू के साथ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आउटलेयर के बारे में अपन देखेंगे, आउटलेयर के साथ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, फिर यूनिवेरिएट एनालिसिस चालू होगा इसका, फिर बाइवेरिएट होगा, ठीक है, और फिर कैटेगरिकल का होगा उसी में, फिर मल्टीवेरिएट होगा। समझ में आ गया? कितना बाकी है सर अभी अपना? ये तो कल खत्म हो जाएगा। नहीं पाइथन अपना यही अभी ये होगा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद, फिर आपको पढ़ाया जाएगा डेटा प्रिपरेशन, डेटा विजुअलाइजेशन पहले, कि भाई हम अच्छा ग्राफ वगैरह कैसे बनाएंगे। तो सीबॉर्न लाइब्रेरी और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी 3-4 दिन का है दोनों मिला के। इसके बाद होगा प्रेडिक्टिव एनालिसिस चालू, मशीन लर्निंग। हाँ समझ रहे हो? तो मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन 2-2 दिन के टॉपिक मान लो आप। लीनियर रिग्रेशन 2 दिन का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 दिन का, है ना, डिसीजन ट्री 2 दिन का, रैंडम फॉरेस्ट 2 दिन का, ठीक है, ऐसे करके फिर आपका टाइम सीरीज एनालिसिस 2 दिन का। तो ऐसे 2-2 दिन के सब टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है? फिर खत्म। पहले बेस तो मजबूत कर लें अपन, बाकी तो वो तो फटाफट होगा फिर। हाँ सही है ना भाई? आप जब लीनियर रिग्रेशन करोगे जो डेटा सेट मिलेगा ये सब तो करना ही है ना आपको, उनके साथ डेटा तो क्लीन करोगे ना आप। हाँ सर। तो वो इसलिए ये आना जरूरी है, जब तक ये नहीं आएगा वो डेटा सेट में काम ही नहीं कर पाओगे। सही। आपको क्लीन डेटा थोड़ी मिलेगा हमेशा तैयार करा हुआ कि लो यार मॉडल बना दो। समझ रहे हो? आपको तो पूरा आटा भी छानना भी है, गूंथना भी है, बेलना भी है, फिर चपाती सेकना है, ठीक है ना? यस सर। रेडीमेड नहीं मिलेगा कि आप ले आए और सेक दिया। तो ये चीज ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट इतना। मैंने बाकी कल तक के वीडियो सब अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और आज स्टडी मटेरियल भी मैं अपलोड कर दूंगा आज तक का पूरा, ठीक? ओके सर। तो रेगुलर चलते रहो, अब इसको डेली का भी कंटिन्यू रखो पढ़ना, डेली ठीक है? तो नहीं तो दिक्कत होएगा अपने को, ठीक? ओके।